इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस सेगमेंट में आमर इलियास राना साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में, और फैसल हुसैन साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची में, सीनियर सहाफ़ी हैं। रज़ाउर रहमान साहब ब्यूरो चीफ हैं कोयटा में और सीनियर सहाफ़ी हैं। राना साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, 8 तारीख को इलेक्शंस तो हो जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि इनके नताइज को मानेगा कौन? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज़ आ जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाता है, तो फिर वही पोलराइजेशन नहीं होगी जो 2018 के बाद स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, ये आप रिजल्ट से पहले लिख लें और कह दें कि नताइज जीतने वाले भी नहीं मानेंगे, हारने वाले भी नहीं मानेंगे। जिस तरह 2018 में इमरान खान कहता रहा कि नहीं, मेरी तो अक्सरियत रात को बदल दी गई, मैं तो फुल अक्सरियत में आ रहा था, और बाकी सब कह रहे थे आरटीएस ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और हमारे नताइज बदल दिए। तो ये तो उसी तरह चलेगा। इशू ये है कि आने वाली गवर्नमेंट जिसको पहले 3 महीने में टैक्सेशन करनी है, क्या वो मुल्क का रुख मुतय्यन कर सकेगी? फिर तो कोई बात बन जाएगी। अगर वो नहीं करती है, और फैसले चुके देखे ना, 9 मार्च से आईएमएफ के साथ फुल एग्रीमेंट आपको नया करना है, उसके मुज़ाकरात की तारीख रखी जा चुकी भी है। तो आने वाली गवर्नमेंट जिसको 1 महीने के अंदर अंदर बनना भी है, उस बनने से पहले उनके साथ ये होगा कि उनकी इकोनॉमिक टीम कौन करेगा, उनकी एग्रीकल्चर टीम कौन चलाएगा, वो फॉरेन ऑफिस किसके जरिए चला रहे होंगे, ये ज्यादा रेलिवेंट होगा कि वो, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि एक वजीर आजम है और वही सब कुछ कर रहा होगा। फिर आप भूल ना जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो बन चुकी है वो फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह मौजूद हैं, और अब सिस्टम को लेके चलने के लिए सब अपनी अपनी गारंटी पे मौजूद होंगे कि जी हम सब अपना किरदार अदा करेंगे। और जितना कुछ इमरान खान साहब के साथ हो गया है, मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद अगर कोई और हुआ तो वो और बढ़ेगा। फिलहाल किसी को रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे बहैसियत कौम, तो मुल्क के तौर पे तो हम डूबे खड़े हैं। सिर्फ ये ढकोसले से बचाया हुआ है, और यही है कि जी गवर्नमेंट आए, फैसले अच्छे करे, जिसके अंदर पब्लिक की चीखें भी निकलेंगी। पब्लिक बेचारी पहले भी चीख निकाल के कर क्या सकती है, लेकिन अगर उससे कोई रास्ता बन गया तो शायद बेहतरी आ जाए। कि जिस तरह फौज ने मिल के निगरान हुकूमत में, स्पेशली क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल तो फौज का था, और फौज ने अपने ऊपर इल्जाम भी लिया और अपने लोगों को सजाएं भी दी, पकड़ा भी सही कि स्मगलिंग रुकनी चाहिए, डॉलर की भी स्मगलिंग रुक गई, और चीनी और ये सब चीजें जो अफगानिस्तान जा रही थी, ईरान से जो तेल आ रहा था, उसको एक रास्ता बनाया। अगर तो वो चलता रहेगा तो बेहतर हो जाएगा काम। बिल्कुल। फैजल साहब, आपकी तरफ आने सर, 2 चीजें। एक तो जो कराची के अंदर बारिश आई और उसके बाद जिस तरह गटर उबले, और उस पर आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लाहौर में, और उन्होंने कहा जी मुआवजा कर लें लाहौर को और कराची का। ये बताइएगा कि क्या वाकई इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट पे डेंट पड़ेगा? और दूसरा सवाल मैं उसके बाद करूंगा, पहले ये बताइए। नहीं, ये तो बहरहाल एक पाकिस्तान की एक सियासत का अलमिया है कि यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर तो कोई वोट नहीं देता। अगर आप पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी देखें, तो क्या आप इस बुनियाद पर कह सकते हैं कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के सिंध में बनेगी? लेकिन बनेगी पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पीपल्स पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। सारी सियासी जमातों ने पीपल्स पार्टी को खुद से जो है ना वॉक ओवर दे दिया है। मुस्लिम लीग का कोई जलसा हमें जो है ना सब कराची को छोड़े पूरे सिंध में कहीं नजर नहीं आता, और किसी और पार्टी को उठाने चले, तहरीक इंसाफ पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो वॉक ओवर है। तो पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया है, यहाँ कारकर्दगी पर वोट नहीं देते। लेकिन ये बारिश के बाद कराची का जो मंजर हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो 15 साल कारकर्दगी है, वो कल पूरी रात जो है वो सड़कों के ऊपर जो है बहती रही है। वहीं पर अगर जो है शहबाज शरीफ साहब मुनाजरे का चैलेंज कबूल करके उसी जगह पर आ जाए तो मालूम चल जाएगा कि मुनाजरा कैसे करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को हिम्मत करनी चाहिए कि बड़ा अच्छा मौका था, वो मुनाजरे का चैलेंज कबूल करते और आज ही फ्लाइट पकड़ते और ये कराची में उतर जाते कि आओ मुनाजरा कर लो, हमसे इसी पानी के ऊपर खड़े होकर कर लो, अपनी 15 साल कारकर्दगी के ऊपर कर लो। और जिन 2 अस्पतालों का हवाला बिलावल साहब दे रहे थे, उनमें एक अस्पताल की छतरी जो है ना वो टपक गई है, वहां से बिल्कुल इसी तरह पानी आ रहा है जैसे खुले आसमान से गिर रहा होता है। फिलहाल जिससे मैं इसमें चलता है के अंदर कराची में कोई मसला नहीं है। तो आपका ख्याल है कि गटर हो या बारिश हो या गर्दो गुबार हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू, ये इलेक्शन के ऊपर अफेक्ट नहीं करते? इलेक्शन कोई और ही चीज है, और उसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उसका फैसला एक डिफरेंट तरीके से किया जाता है। काफी हद तक आप कह सकते हैं, कम से कम अंदरूनी सिंध में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कराची में जो है वो बहुत ज्यादा इसको हम कह सकते हैं इसके जो है असरात आते हैं। मजबूत तौर पर पाकिस्तान की सियासत में देखें तो कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर कोई वोट पड़ता है तो केपीके में पड़ता है।
कि वहां के लोग जो है वोट डालने से पहले जो है वो कारकर्दगी देखते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर ये पाकिस्तान का सियासी कल्चर नहीं है तो या किसी की कारकर्दगी देखें, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ना शुरू हो गया तो जावेद साहब और बात यकीन कर लें, इस मुल्क में जो जमाते हैं उनको कोई एक वोट भी नहीं देगा। अच्छा, ठीक। रज़ा रहमान, आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, वहां पे गवर्नमेंट कौन बना पाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करती है, फिर जो वहां लोकल पार्टीज है वो वहां पे कहां स्टैंड करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI, क्या पोजीशन है उनकी वहां पे? जी जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि बलूचिस्तान में आपने देखा कि दो बड़ी जमातों ने इंतखाबात से पहले ही वहां पर अपने मोर्चे लगाए थे, जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी काबिल जिक्र हैं, और दोनों जमातों ने अपने तौर पर जितने इलेक्टेबल्स थे जो बाप पार्टी को यानी झटका दिया गया तो बाप पार्टी को झटका देके उनके इलेक्टेबल्स जो हैं उन्होंने अपनी पार्टियों में शामिल किए हैं, और उसको लेके वो अभी भी चल रहे हैं, इलेक्शन में भी उतरे हैं। यही इलेक्टेबल्स हम यही कहते हैं कि जो है चेहरे वही हैं, सिर्फ कपड़े तब्दील हो गए हैं, और अब वो कौमी जमातों में बाप पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जितने इलेक्टेबल्स थे वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शामिल है और इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो कौम परस्त जमातों की जो सियासत है वो कौम परस्त जमातें भी इन्हीं के साथ जो है वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी करके आ रही है। खसूसन अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून का और नेशनल पार्टी का एक सीट टू सीट एडजस्टमेंट हुई है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त अपना बलूचिस्तान में, ये मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो सूबाई सतह पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, बननी तो मखलूत हुकूमत है, लेकिन चूं चूं का मुरब्बा होगा, मुख्तलिफ जमातें होंगी, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम और नेशनल पार्टी कौम परस्त जमातें भी इसका एक हिस्सा बनेंगी। और जो अब तक की सूरत हाल है उसमें दोनों जमातें, बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अपने तौर पर जोर लगा रही हैं, और एक तरह का यही तासुर दिया जा रहा है कि इन दोनों हुकूमतों में से, और ये एक माजी में भी आपने देखा कि जो मरकज में हुकूमत बना रहा होता है वो यहाँ बलूचिस्तान में भी उसी की हुकूमत तकरीबन बन जाती है, और उसमें कई आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे भी आएंगे। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है उसका तो जिस तरह सूबे मुल्क के दीगर इलाकों में और उसमें शहरों में हाल है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी आज़ाद हैसियत से कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी इतनी वो नहीं है कि हम कह सके कि वो सीटें अपनी निकालने की पोजीशन में होंगी। तो अच्छा रज़ा, ये फरमाएं कि जो बड़ी पार्टीज है, नेशनल पार्टीज हैं, उनमें से सबसे बेहतर पोजीशन किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, या फिर JUI की है? किसकी बेहतर पोजीशन है वहां पर? देखें, ये तीन बड़ी जमातें, आप देखें कि यहाँ से पहली मरतबा बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान भी तशीन की नशिस्त से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात ये करने मैं समझता हूँ कि जो जमातों ने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ इलेक्टेबल्स को शामिल करने तक की हद तक यहाँ बलूचिस्तान पे आए थे, फोकस किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है यहाँ पर बड़े बड़े अवामी जलसे भी किए, जिसमें नसीराबाद में उन्होंने बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, कोयटा में भी उन्होंने यहाँ पर जलसा किया, इसी तरह खुशदार में भी हाल ही में किया है, जबकि हब में आसिफ अली जरदारी साहब और ग्वादर भी वो गए। तो इन जमातों ने तो किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्टेबल्स को शमूलियत के बाद कोई मरकजी क़यादत यहाँ पर देखने में नहीं आई, ना कोई ने यहाँ पर जलसा किया। जबकि मौलाना फजलुर रहमान यहाँ बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी इस सूरत हाल में कोई ऐसा अवामी इज्तिमा नहीं कर सके। तो जो सूरत हाल बन रही है इसी तरह है कि कोई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो 19-20 के जो है रेशो के साथ यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगी, और इस वक्त जो है जो तासुर दिया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी का एक दिया जा रहा है कि शायद वो बलूचिस्तान में, सिंध के बाद बलूचिस्तान में भी वो अपनी मखलूत हुकूमत बनाएगी। अच्छा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक अंदेशा है पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, ये जो इलेक्शंस है और जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं वहां पे बड़े टफ हो सकते हैं, मौसम की खराबी भी है और साथ साथ वहां पे ये जो दहशतगर्दी की लहर है इससे भी इलेक्शन मुतासर हो सकते हैं। तो क्या वाकई वहां पे हसासियत है या नहीं है? रज़ा रहमान साहब, ये आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रजा साहब ये फरमाइएगा, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान की, और कहीं वहां पे कोई हादसा तो नहीं होंगे इस इलेक्शन में, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है बलूचिस्तान की को देखते हुए। कि देखें, गुज़िश्ता हफ्ते से तो यहाँ पर बदअमनी के बहुत से वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से खौफ और रास भी फैला है, और यहाँ पर धमाके और इसके अलावा जो है हैंड ग्रेनेड फेंकने के, इंतखाबी दफातर पर हमले हुए हैं। तो उससे तो यही है कि लोगों में काफ़ी खौफ और रास भी फैला है। और साथ साथ क्योंकि ये शुरू से ये बात कही जाती रही कि बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे सर्द इलाके हैं जहाँ पर शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है, तो और यहाँ से अक्सर जो है सर्द मौसम के दौरान लोग जो है मुंतकिल हो जाते हैं गर्म इलाकों की तरफ, या कराची या दूसरे लाहौर इस तरफ शहरों में भी चले जाते हैं। और फिर इन सर्द इलाकों में क्योंकि इस जी आ रही है आपकी आवाज। खाने मैं सिर्फ बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा सर्द इलाकों में आपके तवस्सुत से। जी ठीक जी रजा साहब से कि महमूद आप राज भी कर सकते हैं रजा साहब। अब महमूद खान अचकजई और मैंगल साहब और मौलाना फजलुर रहमान, इनकी क्या पोजीशन चल रही है इस वक्त इलेक्शंस में? जी ठीक है, मैं पूछता हूँ डॉक्टर मैंगल। जी रजा आप बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, इसको मैं करके फिर आमिर साहब आपको जवाब देता हूँ इसका भी। दे तो ये इन इलाकों से लोग मुंतकिल हो जाते हैं, तो ये पहले से ही होता है। और इन इलाकों में जो सर्द इलाके होते हैं, यहाँ पर दिसंबर से जो है वो स्कूल भी, तालीमी इदारे भी बंद हो जाते हैं, और जो उसकी वजह से लोग जो यहाँ से मुंतकिल हो जाते हैं। एक तो ये एक बड़ा वो था जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि जी टर्न आउट जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन ये बदअमनी के जो वाकयात हुए हैं यके बाद दीगरे एक हफ्ते से जो सिलसिला चल रहा था, तो उससे भी ये है कि लोगों में खौफ और राज फैल गया है, और टर्न आउट में मजीद कमी आएगी। तो इन चीजों को भी करने के लिए जाहिर है वैसे तो रजा हर बार बलूचिस्तान का जो टर्न आउट होता है वो डाउन होता है, वो कम होता है, और बल्कि कुछ ऐसे एमएनएस भी थे सिर्फ जो 200 और 400 वोटों से जिन्होंने टोटल वोट हासिल किए हैं। आपको पता होगा कि एक साहब तो ऐसे थे जिन्होंने मेरा ख्याल 465 वोट लिए थे, और उसके बावजूद वो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। तो बलूचिस्तान में तो वैसे टर्नआउट हमेशा ही कम होता है। नहीं, वो तो अपनी जगह है कि होता है वो, लेकिन वो भी टर्नआउट किस वजह से कम होता है हुआ था, वो भी यही बदअमनी के वाकयात की वजह से हुआ था। उस टाइम जो सूरत हाल थी उससे पूरा मुल्क और यहाँ के अवाम को बड़े अच्छी तरीके से पता था। इस तरह तो ये हमारे जो वजीर आला थे उस टाइम, वो 500 वोट के ऊपर अपना कदूस साहब 500 वोट देकर कामयाब, यही बदअमनी की वजह से, क्योंकि टर्नआउट बिल्कुल वो कहा। लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी भी थी जहां पे टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, तो ये एक है फैक्टर है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी इस तरफ। अच्छा, वो जो सवाल आपसे अमर लियास राणा साहब ने किया था, वो मैं आपको अगले फेज में आपसे ये सवाल पूछूंगा कि महमूद अचकजई, अख्तर मैंगल साहब और मौलाना की क्या पोजीशन है। लेकिन अब मैंने राणा साहब के पास जाना। राणा साहब फरमाइएगा, एक बहुत बड़ी बैटलफील्ड जो होगी इस इलेक्शन के बाद वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब हो सकता है खुद प्राइम मिनिस्टर ना बने, फिर उन्होंने 2 शख्सियात में से चूज करना है, एक जाहिर है अपने भाई हैं शहबाज शरीफ और दूसरे मरियम नवाज साहिबा। देखिए चौधरी साहब, मेरी तो बड़ी इसमें कैलकुलेशन है, जाहिर है इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं कह सकता कि सादा अक्सरियत नवाज शरीफ ले जाते हैं तो वो मरियम नवाज को वजीर आजम बना सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती रही। आपकी और मेरी एक दफा हुई थी बात, वो पहले भी हुई थी कि शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम है तो हमजा शहबाज वजीर आला कैसे हो सकते हैं। तो ये मैटर नहीं कर रहा होता सियासत में, जो लोग रेलिवेंट होते हैं और वो मेहनत करते हैं, चाहे वो एक फैमिली के ही हों। देखे ना, मुस्लिम लीग का नाम मुस्लिम लीग नून है, नवाज है, तो वो उनके नाम पे चलती है। पीपल्स पार्टी भुट्टोज पे चलती है, और अब इमरान खान की पार्टी इमरान के नाम पे बचती है या रहती है, फैसला इमरान के नाम पे हो रहा है। उन्होंने कोई अपना जमहूरी स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा था। तो मेरे ख्याल में जो सादा अक्सरियत आई तो नवाज शरीफ का फैसला कुछ और हो सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्तों का ख्याल है कि नहीं, वो तारीख रकम करेंगे कि वो पहली दफा चौथे वजीर आजम बनेंगे। तो तीसरे वजीर आजम वो दुनिया में, जैसे हम मार्गरेट थैचर की बात करते हैं, तो वो ये काम यहाँ कर चुके हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है
वो सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं। ये चीजें चलेंगी, लेकिन चूंकि लोगों के जहन में है कि जी फैमिली में फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ के साथ आएंगे या फिर मखलूत हुकूमत सिर्फ शहबाज शरीफ चला सकते हैं, उस पर मेरी राय यह है कि नवाज शरीफ ने 2014 में बिल्कुल करके दिखाया है कि वो तमाम अपोजिशन को भी अपने साथ मिला के चला सकते हैं और बेहतर हुकूमत कर सकते हैं। तो ये इशू उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि ना शहबाज शरीफ अपने कर तो सकते हैं वैसे अमर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास इख्तियार भी है, वोट भी होगा, वो सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन अजीब सी सूरत होगी, प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर मरियम साहब होंगी, वजीर खजाना इसहाक डार साहब होंगे, पंजाब के अंदर या हमजा साहब बैठे होंगे या मियां शहबाज शरीफ साहब बैठे होंगे, तो ये पूरा मुल्क फिर एक फैमिली चलाएगी। तो ये एक अजीब सी बात होगी। वैसे ही इसको मैं इंतखाबी लिहाज से नहीं, मैं इखलाकी लिहाज से बात कर रहा हूं। नहीं जी, इखलाक की मैं कह रहा हूं ना, पूरी कौम अगर ये फैसला सोचती है तो इस पूरी फैमिली ने ही जेल खाई है ना, किसी और ने तो नहीं खाई। अगर हुकूमत की थी, अगर अपोजिशन की थी, तो जेल भी इन्होंने ही खाई थी ना। इनके साथियों ने खाई, जो सारे के सारे फिर इनके साथ वजीर भी बने। नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर थे, बाकी जो सारे जेलों में थे, शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑप्ट किया, वो नाराज हो गए दिल से। मेरी राय यह है कि उनका ख्याल था शहबाज शरीफ की जगह उन्हें ही वजीर आजम बनाया जाता और उनके जो मिफ्ताह साहब वजीर खजाना थे उनको रखा जाता, तो ऐसा नहीं हुआ करता। उनको बस उस वक्त उनका दाव लग गया, तुक्का किस्मत कह दें कि अदरवाइज वो एक खामोश चुप शाह, इनका नाम एक दफा इलेक्शन में आपको याद होगा बाबर अवान ने डाला था कि ये असेंबली में बोलते भी नहीं थे, लेकिन जब इनका नाम आया बतौर वजीर आजम तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये रोजाना बोलते थे लेकिन ये खामोश भी हुए। जब साकिब निसार साहब ने इनको कुछ बातें समझाई तो ये नैब के कानून में तरमीम का बिल ही नहीं लाई। जो आप कहते थे ना हम करें और हमें बेशक ये उड़ा दें, हमें नैब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये बतौर वजीर आजम उस तरह सर्ट भी नहीं कर सके थे। तो ये होता है फैमिलीज में, और ये फैमिली से बाहर नवाज शरीफ ने दी वजारत उज़्मा, किसी और ने नहीं दी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने या आसिफ अली जरदारी, आप जब कहें, पहली दफा जब अमीन फहीम का नाम था, मोहतरमा मौजूद थी लेकिन मुल्क से बाहर थी, तो उस वक्त अमीन फहीम को आगे किया, उनकी पेट्रियाट बना दी गई, वो पार्टी टूट गई, वो आगे जमाली साहब आ गए। फिर जब मुश्किल आई कि घर में कोई नहीं था तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को बना दिया। अब ये तो देखना होता है कि वक्त के ऊपर फैसला क्या करते हैं कि कौन रेलिवेंट है और कौन नहीं है। मेरी अपनी रीडिंग है जो आपने पूछी है कि कौन वजीर आजम और कौन सदर हो सकता है। नहीं ठीक है सर, ये तो जाहिर है पार्टी ने फैसला करना है, लेकिन ये जो नून लीग है उसके बारे में हमेशा ये एतराज किया जाता है कि अहम तरीन ओहदे ये पार्टी के अपने पास रखते हैं, पार्टी में भी और उसके बाद इख्तिदार में भी। और शायद यही डिफरेंस था जो जावेद हाशमी साहब की वजह से जावेद हाशमी साहब चले गए, फिर चौधरी निसार साहब ने भी यही एतराज़ किया, शायद खाकान अब्बासी भी अब यही एतराज़ कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब पार्टी के अंदर हैं लेकिन उनको भी ये एतराज़ है। तो जितने सीनियर लोग हैं उनका ये एतराज़ है। तो ज़ाहिर है फैसला तो मियां साहब ने करना है और इलेक्शन के बाद ही होना है, लेकिन अगर ये फैसला किया गया तो अच्छा नहीं लगेगा, बहरहाल मेरा एक व्यू है। तो फैसल साहब आपकी तरफ आना सर, ये फरमाइए एमकेएम, असल एमकेएम जो अल्ताफ साहब वाली वो भी वापस आ रही है, उन्होंने अपने में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, तो वो डेंट डाल सकेगी एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर? लेकिन हाँ, ये इलेक्शन से 3 दिन कबल हम कह सकते हैं कि कुछ देर कबल एमकेएम दलदल अलमारूफ एमकेएम दलदल, वैसे असल एमकेएम तो यही है, क्योंकि लेकिन बहरहाल क्योंकि इस वक्त जो सियासी हालात है, बहुत सारी हुकूमती पॉलिसियां है, तो इस असल एमकेएम पर तो किसी और का कंट्रोल है। लेकिन उन्होंने जो अपने उम्मीदवारों का जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वफा परस ग्रुप के नाम से उन्होंने जो है वो अपने उम्मीदवार कराची के अंदर उतारे। अब इलेक्शन में 3 दिन रह गए। अब ये कहना है, अभी ये बात वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है कि उनके उम्मीदवारों को जो है मुहिम चलाने की इजाजत दी जाएगी नहीं दी जाएगी। उनके 2 उम्मीदवार जो है अभी भी जो है वो लापता लोगों में जो है वो शुमार किए जाते हैं कि उनको या गिरफ्तार है, लापता है, जो भी आप जो है नाम दे दें। अब 3 दिन में उनको मुहिम चलाने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो किस हद तक मिलेगी, उनको पोलिंग एजेंट मिटाने की इजाजत मिलेगी, ये वैसे हुकूमत की जो पॉलिसी लगता नहीं है कि उनको जो है इजाजत मिलेगी कि अपनी मुहिम जो है वो आजादाना तौर पर चला सके। लेकिन ये तयशुदा बात है कि अगर उन्होंने माहौल बना लिया तो एमकेएम पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद नौयत की जो है वो मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती है। एमकेएम पाकिस्तान का वैसे भी इस पर जो सारा इन्हिसार है, जिस तरह मुस्लिम लीग का इन्हिसार एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, इस तरह एमकेएम पाकिस्तान का भी सारा इन्हिसार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही है कि उसके तफैल उसको जो सीटें मिल सकती है वो मिल सकती है। अवाम में उसकी इस वक्त जो है वो कोई ऐसी साख नहीं है, क्योंकि जो सर्वेज भी आ रहे हैं या तो वो तहरीक इंसाफ को या फिर जमात इस्लामी को जो है वो कराची की जो नुमाइंदा जमात के तौर पे जो है वो पेश कर रहे हैं। लेकिन आज जो एक नई तब्दीली आई है, ये इलेक्शन के दिन जो है हम कह सकते हैं कि किस हद तक असरअंदाज होगी। कोई भी बात इसको है ना कभी तौर पे जो है हतमी तौर पे जो है वो नहीं कही जा सकती।
लेकिन ये तयशुदा बात है, इसके कुछ ना कुछ असर। प्रोफेसर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइएगा कि क्या वाकई एमकेएम इल्ताफ हुसैन के वोट हैं या नहीं है, और अगर वोट हैं तो किस हद तक असरअंदाज होंगे इस इलेक्शन पे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फैसला ये फरमाइएगा, क्या इल्ताफ हुसैन साहब का वोट असरअंदाज हो सकेगा इस इलेक्शन पे या नहीं, और अगर असरअंदाज हुआ तो कहीं पार्टी का रिवाइवल तो नहीं हो जाएगा कराची में? लेकिन जो आपका पहला सवाल था ना कि एमकेएम लंदन का वोट बैंक है या नहीं, एक जुमले का जवाब दें तो इस वक्त भी उर्दू स्पीकिंग आबादी में जिसको महाजिर बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई वोट बैंक है तो इस वक्त एमकेएम लंदन का ही है। लेकिन इस इलेक्शन में वो वोट बैंक किस हद तक मोबिलाइज हो सकेगा, ये बहरहाल एक जो है एक सवालिया निशान है, क्योंकि दिन बहुत कम है, 3 दिन है। इस दौरान ये नहीं अंदाजा कि उनको मुहिम चलाने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। गालिब तरीन इम्कान यही है कि उनको मुहिम चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो जो वोट है वो एमकेएम पाकिस्तान के वोट पे जो है ना बहुत ज्यादा डैमेज मारेगा, बहुत ज्यादा उसको जो है मुतासिर करेगा। पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उर्दू स्पीकिंग आबादी है वहां एमकेएम पाकिस्तान को जो है ये वोट बैंक बहुत मुतासिर कर सकता है। और अगर एमकेएम लंदन को मुहिम चलाने की अगर इजाजत मिल गई 2 दिन के अंदर, उनके उम्मीदवारों को 2 दिन में काम करने दिया गया, तो फिर कराची की सियासत के अंदर जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो ड्रामाई तब्दीली जो है वो आ जाएगी, और फिर एमकेएम लंदन जिसको आप कह रहे हैं कि दोबारा से बहाल हो जाएगी। बिल्कुल, अगर उसको मुहिम चलाने की इजाजत मिलती है, लेकिन नजर नहीं आता है कि स्टेट या रियासत जो है, हुकूमत जो है एमकेएम लंदन को जो है वो इजाजत देगी। जब तक के हालात है कि हम जो भी इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, अंदाजे के ऊपर, मफरूजे के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई हतमी इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि एमकेएम पाकिस्तान से जो इस वक्त हुकूमती इदारों की हमदर्दियां इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो लगता नहीं है कि उनको जो है वो लंदन को इजाजत मिल पाएगी। नहीं, अगर मिल जाती है तो सूरत हाल में जो है बहुत ज्यादा जो है वो तब्दीली आ जाएगी। पूरा कराची की इसको सियासत है तो बिल्कुल एक 24 घंटे में नए रंग में जो है तब्दील हो जाएगी। वो टेबल टर्न हो जाएगा और फिर खासी नए डायनामिक्स आएंगे उसमें। रजा साहब, आपकी तरफ आना, ये फरमाइए, महमूद अचकज़ई हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, क्या पोजीशन है वहां बलोचिस्तान में इनकी? जी देखें, जो सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर खड़े हैं, NA 256 से भी, 261 से और 264 से, जबकि महमूद खान, और इसके अलावा वो सूबाई असम्बली की अपनी आबाई इलाके वड से भी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर खड़े हैं। और इसी तरह महमूद खान अचकज़ई 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें, एक कोयटा सिटी की जो NA 263 है, वहां से वो पहले भी लड़ते रहे हैं, वहां से वो पहले कामयाब भी हुए हैं, और इसके अलावा वो अपने आबाई इलाके किला अब्दुल्ला चमन से NA 266 पे खड़े हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो NA 265 से पशीन के इलाके से खड़े हैं। तो सूरत हाल तो यही है कि इन्होंने यहाँ से अपना जो है अपनी वो की है। मौलाना साहब की तो पोजीशन उनकी भी अच्छी बताई जा रही है, इसी तरह जो है कि क्योंकि इस नशिस्त पर उनको पश्तूनख्वा महमूद खान अचकज़ई ने वहाँ पर उनकी हमायत की है, तो उनकी तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी पोजीशन अच्छी है और वो वहाँ से कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह किला अब्दुल्ला चमन पर जो है वो महमूद खान अचकज़ई का जो है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुकाबला है, ये इनका आबाई इलाका है, वहां से उनके हवाले से भी यही बात कही जा रही है कि उनकी भी पोजीशन कोई अच्छी दिखाई दे रही है। कोयटा सिटी से, जहां से वो पहले मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जो है हमायत पर जो है वो कामयाब हुए थे, तो वहां पर भी अभी उनका मुकाबला जो है आज़ाद उम्मीदवार हाजी लश्करी रेसानी के साथ है, और वहां से पीपल्स पार्टी के भी खड़े हैं रोजी खान काकड़, और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर अभी तक उनकी हमायत नहीं की है, उनके जो हैं उम्मीदवार जमाल शाह काकड़ खड़े हैं। तो जबकि अख्तर मेंगल साहब की जो है कोयटा सिटी पे भी वो यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ उनकी जो है पार्टी पहले भी सूबाई असम्बली की 2018 में इलेक्शन में उनकी यहाँ से सूबाई असम्बली से लोग कामयाब हुए थे, और कौमी असम्बली की ये नशिस्त भी उनकी जमात ने जीती थी। तो अब वो खुद यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं, और उनकी है कि पोजीशन उनकी यहाँ पर बहुत अच्छी और बेहतर बताई जा रही है, और वो लोगों का कुछ रुझान है। लेकिन जो बदअमनी के वाकयात हुए हैं उसके जरूर यहाँ पर असरात हुए हैं। अब देखना ये है कि वोटर इस एरिए में वोटर निकलता है या नहीं निकलता है, और कम तादाद में होता है तो फिर कोई पोजीशन को
देखा जाएगा कि कैसी उनकी होगी। लेकिन यहाँ पर उनकी अच्छी पोजीशन है, इस तरह उनकी खुशदार में और मुस्तंग सोराब के इलाके में वो कौमी असम्बली की नशिस्त पे खड़े हैं, जबकि सूबाई असम्बली में उनका इलाके में जो मुकाबला है वो उनके आज़ाद उम्मीदवार मीर शफीक रहमान मेंगल के साथ है, कि जिनके साथ उनके कुछ तनाज़ात भी गुज़िश्ता उसमें चले आ रहे हैं। तो सूरत हाल तो अब तक ये नजर आ रही है। राना साहब ये फरमाइए, सर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको जाहिर है ऊपर नीचे सजाएं हुई हैं, अब तो इमरान खान साहब को 31 साल कैद की सजा हो चुकी है, ये इससे हमदर्दी का वोट मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर इनके उम्मीदवार मजीद मायूस हो जाएंगे या वोटर्स भी मायूस हो जाएंगे और वो बाहर नहीं निकलेंगे? भाई साहब अब तकरीबन 48 घंटे 20 मिनट की इलेक्शन मुहिम रह गई है बाकी, और आपको पता है मतलब हम आप सारे इलेक्शन कवर करते आ रहे हैं, इलेक्शन 70% होता है जो आखिरी 48 घंटे, यानी उसके बाद जब 6 तारीख की रात से गुजर जाएगा 7 और 8 तारीख, ये जो मैनेजमेंट होती है कि आपने वोटर तक पहुंचना है, उसे पोलिंग स्टेशन तक ले जाना है। पीटीआई के पास इस वक्त वो मशीनरी मौजूद नहीं है, उनको रास्ता नहीं मिला है, और रास्ता उनकी क़यादत ने लिया भी नहीं है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़के उस जो थोड़ी बहुत उनको गुंजाइश बन जानी थी वो भी खत्म कर दी है। और पहले खान साहब कह रहे थे कि 19 महीने से मुझसे किसी ने नहीं बात की, तो पहले मुराद सईद ने ट्वीट किया और फिर उसकी तस्दीक की खान साहब ने कि जी हाँ मुझे अटक में जेल में, यानी वो अगस्त में वहां गए थे, कुछ दिन वहां रहे थे, तो वहां पे मुझे ये ऑफर की गई थी कि 3 साल के लिए साइड पे हो जाओ। तो राब्ते भी उनके मौजूद हैं, लेकिन किस बात को सच्चा माना जाए, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कोई ऐसा काम कर सके कि कोई हैरत अंगेज रिजल्ट आए। वो वोट जरूर आएगा जो शहरों में मौजूद है। अगर हम लाहौर डिफेंस की बात करें, कराची क्लिफ्टन की बात कर लें, इस तरह के जहां पे जोक दर जोक लोग पीटीआई के लिए निकल सकते हैं वो निकलेंगे, लेकिन वो इतने वोटर नहीं है कि वो कोई जिता सकें। लतीफ खोसा साहब कितने लोगों के पास पहुंचे होंगे आपको और हमें पता है, वो सब इसमें बैंक कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त पीटीआई की कैंपेन चल रही है। ग्राउंड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक वेव्स होती हैं जब भी इलेक्शन से पहले होती हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वेव बहुत अच्छी चल रही है और हवाओं का रुख जो है जो वोटर्स की तरफ से है वो उनकी तरफ है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि वो एक खास परसेंटेज पे जो स्विंग वोट होता है उसको ये पता है कि उस कौन सी पार्टी कहां से जीत रही है। उन लोगों ने अपने मसाइल भी हल कराने होते हैं। एक हवा का जो आप कह रहे हैं ना कि वेव है, वो बिल्कुल मकबूलियत अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पे उनकी रैलियां भी नहीं है, जलसे भी नहीं है, राब्ते भी नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया सब कुछ है। ग्राउंड पे कब वो निकलेंगे, पहुंचेंगे, उनके लोगों के पास गुंजाइश नहीं है कि वो आके मुकाबले में खड़े हो सके। पहले तो लीडरों ने खुद गिदड़ बन के दिखाया कि वो भाग गए, अपने अपने हलकों से छुप गए। सियासतदान भागा नहीं करता, वो सामना करता है, जेल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा अजीब काम हुआ जिसकी वजह से इनके वोटर में अगर एक तरफ जज्बा है तो दूसरी तरफ वो बददिली भी है कि क्या फायदा होगा जाके। जब ये मिक्स हो जाता है तो वो जीतने वाली बात नहीं रह जाती चौधरी साहब, फिर वो यही हो जाता है कि फिर आप धांधली का शोर मचाएं। जो आपका पहला सवाल था वो यही था कि जी क्या होगा, तो फिर धांधली का फौरन एक वो बयानिया शुरू हो जाएगा, जो कि अब शुरू भी है कि हम जीत गए तो हम कहेंगे देखा कमाल कर दिया जी हमारे, तो हमने तो प्लान ही ये किया था, हमारा प्लान सी ये था, और हार गए तो जी क्या करते जी, अब स्टेट से तो नहीं लड़ा जा सकता। बस इतनी तैयारी है पीटीआई की, ग्राउंड पे उनकी तैयारी इतनी नजर नहीं आ रही। ठीक हो फैसला ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कराची में नजर आ रही है, कराची और हैदराबाद के अंदर, क्योंकि इनके खासे वोट थे और इन्होंने एमकेएम को ऑलमोस्ट वहां से फारिग कर दिया था, तो अब क्या वोट उनका आएगा बाहर या फिर वोट खत्म हो गया कराची में? देखिए, अगर तहरीक इंसाफ को आजादाना इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जाती और ये एमकेएम लंदन नहीं होती तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप मारती, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो कलाम नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त कराची में अगर हम बात करें उसको इस वक्त जिस मकबूलियत की जिस नहज के ऊपर है वो शायद 2013-2018 में भी नहीं थी। इसमें दोष तहरीक इंसाफ के साथ अब जो गेम हो गया, गेम कर दिया गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो इलाके हैं, जो तालीम याफ्ता इलाके हैं, वहां भी जो है वो अपना जो इंतखाबी निशान है वो वोटरों को बताने से कासिर रही है। अब फिर इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर एक और जो बड़ा इशू है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कमजोर है, बल्कि है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क है, जो सीना ब सीना चल रहा होता है सियासी जमातों के अंदर, वो भी इनके पास ऐसा कुछ जो है नेटवर्क नहीं है। इनके कई उम्मीदवार जो है खुद भी इमरान खान की तस्वीर के साथ लेके खड़े हो गए कि हम तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार है,
लेकिन अगर लोग खुद से निकलते हैं और जाके वोट डालते हैं तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ को जो है वो हराना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस दफा का इलेक्शन मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन जो है वो इलेक्शन हो। और जो जमातें वो तो कह रही है हमारी बात हो गई, हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी। कराची में भी बहुत सारी जमातें कह रही है हमारी बात हो गई, 14 सीटें मिल जाएंगी। तो इसी तरह चल रहा है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को मौका मिलता, उसका बल्ला उससे नहीं छीना जाता और एक आजादाना माहौल में इलेक्शन होता, तो तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है रिजल्ट लेकर आती थी। अब नहीं ला सकती, बहुत मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए कराची के अंदर रिजल्ट लाना या जीतना, या उसके लिए अब तहरीक इंसाफ के लोगों से हम पूछे, लोग कहते हैं कि अब हमारी जो हिकमत अमली है वो एक दिन की हिकमत अमली है। अब हम अपने आप को बचा रहे हैं कि हम खुद गिरफ्तार ना हो जाए और जो है इलेक्शन के दिन के लिए अपने आप को बचा के रखे। अगर आप इतना खौफजदा होकर मुहिम चलाएंगे तो मुहिम चला नहीं सकते। तो ये मुहिम भी जो है वो चला नहीं पा रहे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो हमारा होगा वो इलेक्शन कमीशन होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है, और क्या इस इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बचेगी या नहीं, ये एक इशू होगा जो हम वक्फे के बाद डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत स्पेकुलेशंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको नहीं मान रही, वो ये कह रही हैं कि इसी किस्म का इलेक्शन होगा जो माजी में होता रहा है, मशीनें खराब हैं, ये समझ नहीं आ रही कि मशीनें चलानी किसमें हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके भी हैं एतराज़ात। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पिछले 3 महीनों से मुसलसल यही बात कर रहे हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी इस इलेक्शन के बाद? मैंने आपने सवाल पहले दफा भी स्टार्ट में भी यही पूछा था कि धांधली इल्जाम सबका लगेगा, तो मजमूई तौर पे तो फिर इलेक्शन कमीशन को ही सारे के सारे निशाना बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम इंतजाम कर लिए। इलेक्शन कमीशन इसलिए मुतनाज़ा हो गया कि उन्होंने स्टेट फैसला दिया कि पीटीआई का सिंबल ले लिया, और अब उनके पार्टी अगर वेबसाइट पे जाएं तो वहां कोई चेयरमैन लेस पार्टी मौजूद है। तो एक तो वो जो बड़ी मकबूल पार्टी है वो पहले ही इनके हाथों से अपनी तकनीकी गलतियों पे मार खा चुकी है पीटीआई। अब मौलाना फजलुर रहमान हो, जिसको किसी को हल्का बंदियां मर्जी की नहीं मिली, सिकंदर सुल्तान राजा नहीं माने सुप्रीम कोर्ट की भी बात, जब उमर अता बंदयाल थे कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए सेनेट में, ना हो बल्कि उसको खत्म कर दे, तो उन्होंने कहा ये आप ऑर्डर कर दें क्योंकि आइन में तो लिखा है सीक्रेट बैलेट होगा। उन्होंने अपने तई पूरे काम कर दिए हैं। अब पीटीआई की फौज से लड़ाई है जहां पे रास्ता नहीं मिल रहा उनको 9 मई की वजह से। तो इल्जाम तो वो आपको और हमें पता सबका नाम इलेक्शन कमीशन का लिया जाएगा। फौज की तरफ लोगों का कम इशारा होता है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कम इशारा होता है। लड़ाई आप उनसे लड़ते हैं, नाम दूसरों का लेते हैं, वो सजा आपको मिल रही है और आप कहते हैं नवाज शरीफ को लाने के लिए दे दी गई। भाई आप फिर ना लड़ते, फिर ये नहीं होना था। ये मुतनाज़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना तो इख्तियारात फुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं, बल्कि हर हुकूमत यही चाहती है कि कुछ ना कुछ उनके पास रहे। इनके इंडिपेंडेंट बजट तक नहीं है कि वो मांगते हैं, फिर रुकावटें भी आती हैं, पहले भी आती रही हैं। करना पड़ेगा हमें इंडिया की तरह इलेक्शन कमीशन को फुल टाइम बाइख्तियार और यहाँ निगरान हुकूमतों का जो बिल्कुल काम है ना उसे खत्म करना पड़ेगा। वो ऑल टुगेदर वैसे पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेसेस हैं। अदलिया का सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम है, टैक्स का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, हेल्थ का, सारे सिस्टम मेरा ख्याल है राना साहब एक बार दोबारा बनाने पड़ेंगे। वैसे इस तरह ये चल नहीं सकेंगे। राना साहब आपकी तरफ आऊंगे, फरमाइए क्या आप इन इलेक्शंस को मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन समझते हैं पाकिस्तान के? जी ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात है कि आवाम के अंदर भी ये बात बड़ी तासुर यही है कि एक तो आवाम में ये बात, और सियासी जमातें भी इस हवाले से यही डिस्कस करती हैं आपस में कि ये है कि एक तो ये मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। ये बिल्कुल जिस तरह फैसल साहब ने और आमिर भाई ने बात की है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों का एक यही है कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। और बाज़ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जी ये हमें चलती हुई आगे असम्बली या हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आती है और इसको बहुत शॉर्ट पीरियड मिलेगा क्योंकि ये मुतनाज़ा होकर आएगा और फिर वही हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। सियासी जमातें खसूसन पीटीआई के जो लोग हैं जो नाराज हैं, जिस तरह आमिर साहब ने भी कहा है, तो ये लोग तो इलेक्शन के फौरन बाद जो है इसे मुतनाज़ा बनाने के लिए सड़कों पे भी निकलने की कोशिश करेंगे और हर जगह पर हल्ला गुल्ला। तो मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वो खान होते
तो फिर डेफिनेटली लोग बाहर आ जाते। अकेले बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि लीडर नहीं है इनके पास कोई। रजा जी, ये बात तो है, लेकिन बात ये है कि अभी भी आप देखें ना, अभी जो लोग पीटीआई के टिकट, अगर पीटीआई ने अगर टिकट किसी एक को जारी किया है तो एक हल्के से 4-4, 5-5 लोग इमरान खान की बानी पीटीआई की जो है वो तस्वीर लगा के अपने हल्कों में जाके यही बातें कर रहे हैं कि जी हम उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार हैं। एक हल्का ऐसा जिसमें 36 उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं एक नई चीज बता रहा हूं कि ये एक नई चीज अभी आई है, यहां पर भी है कि लोग हल्फ ले रहे हैं और इस चीज का कि जी हम पीटीआई के साथ, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, कुरान के ऊपर हल्फ ले, ये सारे कोयटा शहर समेत पूरे बलूचिस्तान में ये सिलसिला चल रहा है। ठीक हो वैसा साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शन होंगे वाकई मुतनाज़े होंगे। और जी 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 जी, जी राना साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा साइफर पे देख लें, खान साहब ने वजीर आजम के तौर पे ओथ क्या लिया था कि कुछ नहीं बताऊंगा। जब वो कुछ पब्लिक कर दिया तो इन ओथ को कौन मानेगा? ठीक है साहब, आप फरमाइएगा कि अब ये जो तनाज़ा होगा इलेक्शन के बाद, क्या उसको कंट्रोल किया जा सकेगा या फिर वो नई एक पोलराइजेशन क्रिएट करेगा? जावेद भाई, जो 2018 में इलेक्शन हुए थे मुतनाज़ा तो वो थे, जो 2013 में हुए थे मुतनाज़ा तो वो थे। इस इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, इसके लिए तो शायद अभी उर्दू लुगत में वो लफ्ज़ नहीं आया, वो तो शायद इलेक्शन के बाद ही कोई नया लफ्ज़ सामने आएगा। उस इलेक्शन को जो है वो जो नाम दिया जाएगा, तो अपनी नौयत का एक अनोखा और मुनफरिद जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें सियासी जमातें आके ये बताती है कि हमारी बात हो गई है और हमें इतनी सीटें मिलेंगी। ये कभी नहीं सुना गया। ये तो इलेक्शन अपनी नौयत का मुनफरिद तरीन जो है वो इलेक्शन में क्यों करवा रहे हैं, ना करवाते बेहतर तो किसी को जिसको जितवाना था उसके लिए उसको डायरेक्ट ही उसका ऑर्डर जारी कर देते, उसका नोटिफिकेशन जारी कर देते तो शायद इतना मुतनाज़ा नहीं होता। दूसरी बात, आपने जो बात की ना कि इमरान खान साहब अगर नहीं होंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, देखिए बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन घर में बैठ के भी कोड़ेंगे जरूर। उनका जहन इंतशार का शिकार होगा और खास तौर पे इस मुल्क के नौजवानों का जहन इंतशार का शिकार होगा। जिस मुल्क के नौजवानों का जहन अगर इंतशार का शिकार हो रहा है, उनके जहन में जो है अगर नेगेटिव सोच जो है परवान चढ़ रही है, तो किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, आपके लिए भी अच्छी बात नहीं, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें जीतने वाला वज़ीर आज़म जो है शायद वो शर्मिंदा जो है वो फातिहाना अंदाज में नहीं बल्कि शर्मिंदा जो है वो हल्फ उठाने के लिए जो है वो जाएगा। उसको खुद भी यकीन नहीं आ रहा हुआ है मैं वज़ीर आज़म बन गया, अगर इतना आसान था वज़ीर आज़म बनना तो भाई 58 अरब फिर खर्च किए जा रहे हैं, वो खर्च करने की जो है वो जरूरत ही क्या थी? भूखी नंगी कौम की आप इतने पैसे जो है वो खर्च कर रहे थे। देखिए फैसल, आपकी बात जज्बाती तौर पे तो ठीक हो सकती है, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। लेकिन अगर इसके नतीजे में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है, सड़कें महफूज हो जाती हैं और काम करना शुरू कर देता है ये सिस्टम, तो वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है। और अगर वो नहीं होता तो आप कितना ही अच्छा इलेक्शन करवा ले, मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा उसका। आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में आमिर साहब ने शुरू में बात की थी ना कि इस वक्त सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस वक्त जो है आपने स्मगलिंग भी रोक दी है, आपका डॉलर भी नीचे आ रहा है, आपकी मैशत भी फल जा रही है, आपकी सनती जो सरगर्मियां वो शहबाज शरीफ दौर में रुक गई थी वो भी बहाल होना शुरू हो गई। तो ज्यादा बेहतर ये था कि इस हुकूमत को 2 साल कंटिन्यू कर लेते, वो ज्यादा बेहतर होता कि लोगों का एतबार जो है वो बहाल होता है। जब लोगों के एतबार का ताल्लुक माशी खुशहाली से, बाकी सब अदाकारी है, बाकी लफाजी है। जिसके घर में माशी खुशहाली आना शुरू होती है वो सब चीजें भूल जाता है। माशी खुशहाली एक ऐसी चीज है जो जमहूरियत पे भी हावी है और जो डिक्टेटरशिप पे भी हावी है। ये रिमोट की ताकत है, ये इंसानी फितरत है। अगर लोगों के माशी हालात बेहतर होना शुरू होते, पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होना शुरू होते, उसके बाद अगर आप इलेक्शन करवाते तो शायद बहुत सारी चीजों में पर्दा पड़ जाता। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन करवाया जा रहा है इसके जो असरात है वो अल्लाह ताला। फैसल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, राना साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, ज़ियाउर रहमान साहब आपका शुक्रगुजार। आपने एक खसूसी प्रोग्राम मुलायजा किया। इलेक्शंस आ रहे हैं और 3 दिन इलेक्शंस में रह गए हैं। ये इलेक्शंस इसके बारे में कहा जाता है कि मेक एंड ब्रेक हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये मेक ही होंगे। पाकिस्तान को बहरहाल स्टेबिलिटी चाहिए और इस इलेक्शन के बाद स्टेबल पाकिस्तान होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।